वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो लास्ट वीडियो थी मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आई होगी, वो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हवाले से थी। जो आज की वीडियो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हवाले से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। ओके, सो मैक्स प्लैंक एक बहुत ही फेमस एक फिजिसिस्ट भी थे, वो केमिस्ट भी थे। तो उन्होंने जो है प्रिडिक्शन दी थी 1900 में। इन 1900 मैक्स प्लैंक presented a theory to explain the emission and absorption of energy। ये थ्योरी 1900 में आई थी, यानी कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले आई थी। तो मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि एनर्जी जो होती है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन और एमिशन किस तरह हमारा जो इलेक्ट्रॉन है या हमारे जो एटम है उसके अंदर किस तरह होती है। यानी एनर्जी अगर हमने एब्जॉर्ब करनी है या हमने एमिट करनी है तो उसकी किस तरह हमारे पास ना पूरा मैकेनिज्म किस तरह होगा और किन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि उनकी थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट्स या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो क्या थे उनकी थ्योरी के। तो मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि हमारे पास ना जो दी एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और travels in a discontinuous manner and it is composed of tiny discrete units called क्वांटा। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्टुलेट मैक्स प्लैंक ने दिया था वो ये था कि जो एनर्जी होती है ना वो ट्रांसफ़र एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। यानी कि एनर्जी का कोई कंटिन्यूअस मैनर नहीं होता जिसके ऊपर वो ट्रांसफ़र हो रही है। हमें कोई उसका एक ना तरीका नहीं पता होता, एक पैटर्न नहीं पता होता। एनर्जी हमेशा डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है या ट्रेवल करती है। और वो जो एनर्जी होती है ना उसके अंदर मुख्तलिफ टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, यानी हम इनको क्वांटा जो होता है ना उसका मतलब होता है पैकेट्स। ठीक है, मुख्तलिफ छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं एनर्जी के, जिनसे मिल के बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है जो कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं या क्वांटा या यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास पोस्टुलेट ये था थ्योरी का कि द एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारे पास एनर्जी होती है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है वो हमेशा एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है,
एनर्जी क्योंकि हमें पता है वेव की फॉर्म में होती है ना, कभी हमने ये तो नहीं देखा कि एनर्जी पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। एनर्जी हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वेव जो होती है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, बस हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं लिखते। ठीक है, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, दी एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा इज कॉल्ड अ फोटोन। अगर हम एनर्जी के हवाले से बात करें तो एनर्जी जो होती है ना उसे हम फोटोन से शो करते हैं। यानी कि वो एनर्जी जो क्वांटा यानी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है ना उसे हम वन फोटोन कहेंगे। ठीक है, जो एनर्जी होती है ना उसको हम पार्टिकल से तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हमने अगर उसको कोई टर्म देनी है यानी क्वांटिटी की फॉर्म में अगर एनर्जी को हमने डिस्क्राइब करना है तो हम उसे क्या देते हैं, फोटोन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के तीन जो है मेजर पोस्टुलेट्स थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि एनर्जी जो है वो क्वांटा की फॉर्म में होती है यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। एनर्जी जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपनी फ्रीक्वेंसी के। और एनर्जी जो है उसे हम फोटोन से शो करते हैं। ठीक है, जो एक फोटोन है उसका मतलब होता है कि एक एनर्जी का पैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्टुलेट्स थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो अब हमने एक पोस्टुलेट जो पीछे पढ़ा है उसमें हम ये कह रहे थे कि हमारी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह शो करते हैं ना इटैलिक वी लिख के। तो इधर अगर हम एक कांस्टेंट लगा दें तो इधर एच और वी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। एच इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट। इधर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड इट इज इक्वल टू, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। अब हमारे पास हमें पता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिपेंड करती है 1/λ पे। बल्कि नहीं, हमारे पास अब ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमने अब इधर देखा कि एनर्जी जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो c/λ पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की ना क्या है, इक्वेशन है। तो हमारे पास अब हम इस तरह लिखेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू एच c/λ। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारे पास एनर्जी जो है वो वेव लेंथ पे डिपेंड करती हमें नजर आ रही है। लेकिन जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ क्या होती है हमने पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी होती है कि
एक सेकंड के अंदर कितनी जो वेव्स हैं वो क्या हो रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकंड में, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेवलेंथ होती है एक टोटल डिस्टेंस टू एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ्स के बीच में, ठीक है। और हमारे पास जो वेव नंबर होता है वो 1/λ के बराबर होता है। हमें पता है कि वेव नंबर जो होता है वो 1/λ के बराबर होता है, यानी कि अगर हम 1/λ को देखें, यानी लैम्डा का हाफ लें, तो हमारे पास क्या होता है, वो वेव नंबर बनता है, यानी कि नंबर ऑफ वेव लेंथ्स को वेव नंबर कहते हैं हम। तो अब इधर हम इस तरह लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू एच वेव नंबर, ठीक है। E इज इक्वल टू एच वेव नंबर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, E इज इक्वल टू एच वी वी प्राइम और वी के ऊपर स्लैश, तो ये हमें बताती है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो टोटली डिपेंड करती है वेव नंबर पे, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स, greater the wave number of photons, greater will be the energy, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इक्वेशन जो है ना, ये रिजल्ट है या कंक्लूजन हम कह सकते हैं हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का है, कि हमारी जो एनर्जी है ना वो बेसिकली हमारे वेव नंबर पे डिपेंड कर रही है, वेव लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमारी एनर्जी जो होती है ना वो पार्टिकल फॉर्म में जो है वो बिहेव कर रही होती है, क्योंकि वेव नंबर जो है वो फोटॉन्स का होता है। अगर हम एनर्जी को पार्टिकल की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं ना तो हम उसे फोटोन कहते हैं, और अगर हम उसे एनर्जी की फॉर्म में या वेव की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसे वेव कहते हैं। एनर्जी दो तरीकों से हम डिस्क्राइब करते हैं ना, फोटोन की फॉर्म में भी, पार्टिकल की फॉर्म में भी, और वेव की फॉर्म में भी, ठीक है। तो इससे हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें ये बताया कि हमारी जो एनर्जी होती है ना वो हमारे पास ना मुख्तलिफ पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, और उसको जो है ट्रांसफ़र करने के लिए हमें हमारे पास जो है वेव नंबर का हमें पता होना चाहिए। तो वेव नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी एनर्जी से, कि जितना ज़्यादा फोटोन का वेव नंबर होगा उतनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी इसने हमें एक चीज़ तो बता दी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो बोहर ने ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपनी थ्योरी में। तो इस चीज़ ने हमें ये तो बता दिया कि एनर्जी जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र होती है, फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है हमारी एनर्जी, और वेव नंबर के हिसाब से ट्रांसफ़र होती है। लेकिन कुछ डिफेक्ट्स थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो हम अभी देख लेते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कौन से डिफेक्ट्स थे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें describes the quantization of energy in only in not in electromagnetic spectrum। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी ना, मैक्स प्लैंक ने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही ना
एनर्जी की क्वांटाइजेशन के बारे में हमें बताया था। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि एनर्जी जो है ना वो फोटोन की फॉर्म में बिहेव करती है, वेव नंबर पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें ना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखते हैं। उन्होंने सिर्फ इधर ही इसी चीज में उसको एक्सप्लेन किया, बाकी चीजों में एनर्जी ट्रांसफर को एक्सप्लेन ही नहीं किया। ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना डिस्क्राइब द wave nature of energy but not the but not about the angular momentum, etc। तो उन्होंने ना सिर्फ एक ही बात को डिस्क्राइब किया कि ना हमारे पास जो वेव नेचर होता है ना एनर्जी का, या पार्टिकल नेचर एनर्जी का किस तरह होता है। एनर्जी के हिसाब से उन्होंने ना तो एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब किया, ना मोमेंटम को डिस्क्राइब किया, और ना ही बाकी चीज़ों को जो इन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं उनको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। तो ये भी क्या थे, डिफेक्ट्स थे हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। थर्ड जो है, only explained the photoelectric effect। उन्होंने सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। ठीक है। कि हमारे पास जो है हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो फोटोन है, वो किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। वेव नंबर पे डिपेंड होके वो किस तरह हमारे पास जो है एमिशन प्रोड्यूस करता है एनर्जी की। लेकिन उन्होंने क्या किया, बाकी इफेक्ट्स को जो है वो डिस्क्राइब ही नहीं किया। ठीक है। तो हमारे पास ये जो है वो डिफेक्ट्स हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है, और कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं। तब तक के लिए दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।